हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज आप लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के इस यूट्यूब के यूपीएससी चैनल पर। दोस्तों जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और ये है अनअकैडमी की यूपीएससी की टीम। दोस्तों अनअकैडमी के बारे में आप लोगों को पता है, दिस इज मी डॉक्टर भरत कुमार रजक। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि इस बार सेकेंड रैंक अनअकैडमी के दोस्तों जागृति अवस्थी अनअकैडमी से पढ़ी हुई हैं। हमारे जो अनअकैडमी के टॉप मेंटोर हैं इनकी स्टूडेंट रह चुके हैं ये। और इसके अलावा देखिए आप लोग टॉप 20 में 7 लर्नर्स सिर्फ अनअकैडमी के हैं। अबाउट ऑफ दैट दोस्तों आप लोगों को बताएं तो 169 प्लस अनअकैडमी के लर्नर्स हैव क्रैक्ड द यूपीएससी दिस ईयर, राइट दोस्तों। इसके अलावा अभी स्पेशल वीक ऑफर में आप लोगों को यूपीएससी का कोर्स बहुत सस्ते में मिल रहा है। हर संडे मैं आपको बता दूं, ये तो निकल गया, हर संडे सुबह 11 बजे 60 मिनट्स का 50 क्वेश्चंस का एक यूपीएससी कॉम्बैट होता है, राइट। दो तरीके के कोर्सेज हैं, एक प्लस कोर्स एक आइकॉनिक कोर्स। अनअकैडमी जहां पर कोड की बारी है तो मैं अपना कोड बताता हूं। मेरा कोड है BKR10। तो दिस इज माय कोड BKR10, यू कैन यूज दिस कोड, राइट। चलो अपार्ट ऑफ दैट दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन कि क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। एवरी ईयर यूपीएससी रिपोर्ट एंड इंडिसेस से एक क्वेश्चन पूछता है। रिपोर्ट एंड इंडिसेस से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्वेश्चन है द फिजिकल साइंस क्लाइमेट चेंज 21, राइट। द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है दोस्तों? करेक्ट आंसर है आपका इंटरनेशनल। दोस्तों जो रिपोर्ट है ये इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आईपीसीसी है दोस्तों। यहाँ देखिए आईपीसीसी, इंटरनेशनल कह लो इंटर गवर्नमेंटल कह लो, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज दोस्तों, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है ये वाली। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में क्या होता है कि साइंटिफिक रिव्यूज होते हैं ऑन द साइंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। दोस्तों साइंस के और क्लाइमेट चेंज के पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। इट ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट शेयर्ड सोशियो इकोनॉमिक पाथवेज फॉर द फ्यूचर विद वेरिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ओके चलो, आप लोग कई बार सुनते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए न्यूज में रहता है, आप लोग बताइए। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम क्या है? तो पहला ऑप्शन है टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। दोस्तों ये क्या वित्तीय सहायता देता है, कम से कम उन विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है जिससे वो कम से कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करें, राइट। दूसरा क्या है टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश हैं उनको दोस्तों एडेप्शन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, कि कैसे आप लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें, विकासशील देशों को समझाता है। टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, क्या आप प्रोडक्शन स्टॉप कर दीजिए, इंपोर्ट बंद कर दीजिए ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस का। टू रजिस्टर द नेम ऑफ वेटलैंड्स साइट ऑन द लिस्ट ऑफ रामसार वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल, लाइक वेटलैंड साइट्स को दोस्तों लिस्ट करता है, रजिस्टर करता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं तो सी बोले तो क्या करता है दोस्तों, ये जो हम ओजोन अगर हम लोग बताएं तो यहाँ देखो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं इनको स्टॉप करने के लिए कहता है। दोस्तों 1987 की बात है, 16 सितंबर, हाँ, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, और दोस्तों 45 अन्य अदर कंट्रीज ने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किया था। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर थी? बस दो बातें याद रखनी है, सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, बस। तो जब भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए, दैट्स इट, राइट। तो उन सब्सटेंसेस पर ये प्रोटोकॉल थी जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, बस इतना सा याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सब्सटेंस डिप्लीटिंग द लाइक ओजोन लेयर, इनको प्रोटेक्ट करना।
अगर हम बात करते हैं द पर्पस क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, इज टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। बस जो हमारा ओजोन लेयर है अर्थ का, इसको प्रोटेक्ट करना। इसको प्रोटेक्ट कैसे करना दोस्तों, कि उन सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन रिड्यूस कर देना जो इसके डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं तो उनका प्रोडक्शन कम कर दें, उनका उत्पादन कम कर दें, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन से कम हो जाएगा। और ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन डिप्लीशन से प्रोटेक्ट करना। दैट्स इट, 1987 यूएन। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं, जब प्रोटोकॉल फर्दर स्ट्रेंथेंड विद द रेटिफिकेशन द लीगली बाइंडिंग किगली एग्रीमेंट। दोस्तों किगली एग्रीमेंट पढ़ाया था मैंने एक दिन आपको, एट द 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज इन 2016। दोस्तों जो 28th मीटिंग, हाँ, और 2016 में जो किगली रवांडा में एक जगह है, तो ये बाद में किगली एग्रीमेंट भी बना, राइट। और दोस्तों इट सीक्स फेज आउट द प्रोडक्शन ऑफ, किगली एग्रीमेंट में कहा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हैं HFCs दैट आर पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज, 2040 तक हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उनका उनका प्रोडक्शन बंद कर देंगे। दोस्तों याद रखना, जब भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात होगी तो आप लोग ओजोन डिप्लीशन से प्रोटेक्ट करना स्टेटमेंट कहेंगे, और जब भी दोस्तों अगर बात होगी किगली एग्रीमेंट, तो ये किससे रिलेटेड है, HFCs का प्रोडक्शन कम करना। दैट्स इट। दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जब भी हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, लोक लेखा समिति, इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन, इट इज हेडेड बाय अपोजिशन मेंबर ऑफ लोकसभा। दोस्तों इट इज हेडेड बाय एन अपोजिशन मेंबर ऑफ लोकसभा। दोस्तों जो इसके जो हेड हैं, पहला तो कह रहा है इसमें सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, और दूसरा कह रहा है दोस्तों कि इसमें जो हेड है वो अपोजिशन है उसके मेंबर्स जो हैं लोकसभा के, वो उसको हेड करते हैं, राइट। दोस्तों बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, और करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ दूसरा है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर विद इन 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। दोस्तों जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई जाती है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, अगर मैं इस कमेटी की बात करूं तो इस कमेटी को दोस्तों हर साल बनाया जाता है, और दोस्तों इसमें 15 मेंबर्स लोकसभा लोअर हाउस से होते हैं एंड 7 मेंबर अपर हाउस दैट इज राज्यसभा अपर हाउस से होते हैं, राइट। तो टोटल 22 मेंबर की एक कमेटी है ये, जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। स्टेटमेंट दूसरा करेक्ट है, क्योंकि 1967 में एक कन्वेंशन है डेवलप दैट द PAC विल बी हेडेड बाय एन अपोजिशन मेंबर फ्रॉम द लोकसभा। दोस्तों जो लोकसभा में जो अपोजिशन मेंबर होगा उनमें से कोई इसका हेड होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आपको पता होगा कि हमारा आर्टिकल 266 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ये कहता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि भाई जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके अंदर आता है एक पब्लिक अकाउंट फंड, जो भी सैलरीज वगैरह जानी है तो वो सब पब्लिक अकाउंट फंड से जाती है। तो 266 जो हमारा 266 है उसका पार्ट है ये, क्लियर। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS। तो विद रेफरेंस टू नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आप लोग को बताना, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक दोस्तों वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आ सकें और भारत में अप्लाई कर सकें वेरियस प्री ऑपरेशंस अप्रूव्ड रिक्वायर्ड फॉर कमेंसिंग अ बिजनेस इन द कंट्री। मतलब जो भी लाइक FDI करना चाहते हैं तो उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया गया, वन स्टॉप सॉल्यूशन, और जिसका नाम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, राइट। दूसरा, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया।
तो स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं दोस्तों। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, बस आप लोग शॉर्ट में याद करा करिए, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अगर प्री के लिए याद करना है तो वन स्टॉप सॉल्यूशन। दोस्तों एक पॉइंट याद रखना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दूसरा उद्देश्य याद रखना है, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में आ सकें और फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। सो दैट्स इट, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। और दोस्तों एक बात और, जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या है ये न्यू गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेड एयर क्वालिटी लेवल ऑफ 6 पॉल्यूटेंट्स। दोस्तों ये एक नए दिशा निर्देश 6 प्रदूषकों के लिए वायु गुणवत्ता के स्तर की अनुशंसा करते हैं। ये न्यू गाइडलाइंस हैं, रिकमेंड एयर क्वालिटी लेवल फॉर 6 पॉल्यूटेंट्स। दूसरा है, दीज आर लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस issued by UN Environment Program, United Nations Environment Program. The guidelines were last updated in 2005. दोस्तों ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ध्यान से सीखेंगे इस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसका पीटी और मेंस के लेवल से भी समझेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट पहला इज करेक्ट कि जो न्यू गाइडलाइंस हैं वो रिकमेंडेड एयर क्वालिटी लेवल फॉर 6 पॉल्यूटेंट्स। दोस्तों जो 6 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 होना चाहिए एंड PM 10, ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। दोस्तों ये 6 पॉल्यूटेंट्स हैं, PM पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, दोस्तों ओजोन O3 का नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों ये 6 पॉल्यूटेंट्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आई हैं। तो दोस्तों ये जो इनको कहा गया कि क्या बोलते हैं, न्यू गाइडलाइंस रिकमेंड एयर क्वालिटी लेवल फॉर 6 पॉल्यूटेंट्स। इन पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पर एयर क्वालिटी लेवल देखा जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो WHO है वो रिलीज करता है ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, और ये जो गाइडलाइंस है वो नॉट लीगली बाइंडिंग है। तो सबसे पहले ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कौन इशू करता है? WHO। दूसरा पॉइंट, नॉट लीगली बाइंडिंग, दे आर एन एविडेंस इन्फॉर्म्ड टूल फॉर पॉलिसी मेकर्स टू गाइड द लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी, दैट्स इट। दोस्तों ये क्या है? एविडेंस इन्फॉर्म्ड है, एक तरीके से टूल है इन्फॉर्मेशन के लिए, भैया ऐसे ऐसे करो आप लोग, राइट। थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों देखें तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम ये अपडेट हुए थे 2005 में। तो देयर हैज बीन अ मार्क्ड इंक्रीज ऑफ एविडेंस दैट शोज हाउ एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स डिफरेंट स्पीसीज ऑफ हेल्थ। चलो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए अनअकैडमी के एप्लीकेशन के फीचर्स में इंटरेक्टिव लाइव क्लास तो होती है, पोल फॉर द लर्नर्स का भी ऑप्शन है। जैसे यूट्यूब पर जब आप पढ़ते हो तो यूट्यूब पे आप लोग देते हैं ABCD ऐसे बोलते हो, लिखते हो, वहाँ पे लिखना नहीं, वहाँ लिखा आएगा बट टच करना है आपको। रेज अ हैंड दोस्तों, इन बिटवीन द क्लास यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप कभी क्लास मिस ना करें, इसलिए आपने अगर मुझे फॉलो कर लिया तो आपको मैं जब मेरी क्लास होगी तो आपको पता चल जाएगा। लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, एनीवेयर एनी टाइम का भी एक फीचर है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, सोलर DC कुकिंग सिस्टम, सोलर DC कुकिंग सिस्टम बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला है, दीज आर नॉट इकोनॉमिकली इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल सोलर बेस्ड कुकिंग सिस्टम। दोस्तों जो सोलर DC कुकिंग सिस्टम बनाया गया है एक, राइट। दोस्तों ये कह रहे हैं ये इतने इकोनॉमिकली नहीं है जो कन्वेंशनल सोलर बेस्ड कुकिंग सिस्टम होते हैं। दूसरा कह रहा है, द सिस्टम कैन सब्सटेंशियली कर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एज इवन LPG यूसेज एमिट CO2। देखो कह रहा है सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकता है, ये जो कुकिंग सिस्टम है।
क्योंकि एलपीजी के उपयोग से भी CO2 का उत्सर्जन होता है, राइट। तो अब आपको बताना है सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है बी, और बी बोले तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। दोस्तों सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम एक सोलर एनर्जी बेस्ड कुकिंग सिस्टम है जिसमें सोलर पीवी पैनल लगाए गए हैं, चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी बैंक है और कुकिंग ओवन है इसके अंदर, राइट। बेनिफिट ऑफ दिस सिस्टम के क्या है, स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है क्योंकि जो सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम हैज 20 से 25% बेटर एफिशिएंसी जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है, जो आपने देखा सोलर कुकर आते हैं तो उनसे ज़्यादा अच्छा है, राइट। बेस्ड कुकिंग सिस्टम विच लॉसेस एफिशिएंसी ओइंग टू AC DC कन्वर्जन, राइट। दूसरा दोस्तों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये जो सिस्टम है कैन सब्सटेंशियली कर्व कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। दोस्तों क्या है, जैसे आप हम लोग एलपीजी जलाते हैं तो एलपीजी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो बड़ी हार्मफुल होती है, इसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो गई, तो इट में हेल्प सेव 290 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विल अफेक्ट द फॉलोइंग। अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज़्यादा एमिट होने लगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा। दूसरा मैराइन एसिडिटी, दोस्तों मैराइन एसिडिटी बढ़ेगी। तीसरा रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, जो क्षेत्रीय स्थिरता और शांति है इस पर पड़ेगा। बताएं दोस्तों, अगर हमारे देश में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों डी, और डी बोले तो 1, 2 एंड 3 तीनों पर। क्यों दोस्तों तीनों पर। फूड सिक्योरिटी तो आपको समझ में आ गया, अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में तो इससे क्या होगा, रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट कंटेंट, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हैं वो कम होने लगेंगे, और फूड सिक्योरिटी को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अगर CO2 बढ़ता है वाटर में तो ओशन एसिडिफिकेशन होगा। तो दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 14.3.1 है, इनको दोस्तों इनके तहत मैरीन एसिडिटी होगा, फूड सिक्योरिटी, मैरीन एसिडिटी। और तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों अगर हम बात करें कि दिस वुड अफेक्ट द ग्लोबल गोल ऑफ टैकलिंग पॉवर्टी, SDG 1 पहला SDG है। सारे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कराए हैं आपको। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस और लॉसेस इन द मैराइन बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू राइजिंग एसिडिटी विल रिड्यूस फिशिंग यील्ड्स, फिशिंग यील्ड्स कम हो जाएगा। तो दिस विल ऑल्सो रिजल्ट्स इन फूड इनसिक्योरिटी, ये तो हो गया। बोथ फूड इनसिक्योरिटी एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड में डिराइव कन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये समस्याएं दोस्तों अगर CO2 का लेवल बढ़ता है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा फास्टर सिस्टम लागू हुआ है। फास्टर सिस्टम किस लिए है, ट्रांसफरिंग ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज फ्रॉम कोर्ट टू प्रिजन, अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करना। फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको तेजी से अडॉप्ट करना। स्टडिंग एंड एक्सप्लोरिंग द डीप वाटर बॉडीज फॉर अनडिस्कवर्ड मिनरल्स, दोस्तों स्टडी करना, एक्सप्लोर करना डीप वाटर बॉडीज को, जिसके लिए जो अनडिस्कवर्ड मिनरल्स हैं वो मिल सकें। चौथा है क्लियरेंस ऑफ FDI फ्रॉम फॉरेन कंपनीज टू सेटअप यूनिट्स इन इंडिया, दोस्तों जो भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में यूनिट सेटअप कर रहे हैं उनके लिए क्लियरेंस। दोस्तों सिंपल सी बात है, फास्टर सिस्टम हमारे जुडिशरी से रिलेटेड है, और जुडिशरी का मतलब दोस्तों ए। तो फास्टर सिस्टम का मतलब है कोर्ट्स कैन सेंड अ ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ बेल ऑर्डर्स, स्टे ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स, प्रोसीडिंग थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू ड्यूटी ऑफिसर्स एट प्रेजेंट, राइट। तो फास्टर सिस्टम जुडिशरी में लागू हुआ है, जो भारत की न्यायपालिका है। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि अब ई कॉपीज भेज दी जाएंगी सीधा जेल में, कि भाई साहब इस कैदी को अभी बेल देना है, स्टे ऑर्डर रखना है, इसका इंटरिम ऑर्डर्स है, प्रोसीडिंग्स है, जो भी काम, राइट।
क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो हो रही है उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स इनमें से कौन कौन से हैं आपको ये बताने। तो इनमें से पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करते हैं अगर ई गवर्नेंस में, तो ईज ऑफ इंटरेक्शन पहला स्टेटमेंट है। दूसरा गेन्स इन एफिशिएंसी, दक्षता में लाभ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मेंटेनेंस को प्रिवेंट करना। तो अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ई गवर्नेंस कि जो भी हमारी सरकार ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे ये क्या है फास्टर, क्या है ई गवर्नेंस का सिस्टम है। तो अब ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बातचीत से आसानी, बातचीत में आसानी, दक्षता में लाभ, बुनियादी ढांचे का निवारक रखरखाव। तो अगर हम ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेनिफिट्स हैं डी, और डी बोले तो दोस्तों अगेन 1 2 3 सारे दोस्तों सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब जितने भी बेनिफिट्स ई गवर्नेंस से एसोसिएटेड है। तो पहला है द ईज ऑफ इंटरेक्शन। दोस्तों आप लोग क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के द्वारा बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। टेलीफोनिक, दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्या बता सकते हैं। द गेन्स इन एफिशिएंसी थ्रू बोथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड प्रोसेस रिफॉर्म। ई गवर्नेंस के द्वारा दोस्तों सरकार क्या कर सकती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड प्रोसेस रिफॉर्म कर सकती है। तो द पोटेंशियल फॉर डेटा ड्राइव इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। दोस्तों ई गवर्नेंस के बहुत सारे ऑप्शंस फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 के विद रेफरेंस टू इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम, राइट, IDSP। तो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है दोस्तों ये, अंडर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम डेटा इज कलेक्टेड ऑन एपिडेमिक प्रोन डिसीज ऑन वीकली बेसिस। दोस्तों इसके अंतर्गत डेटा इज कलेक्टेड ऑन एपिडेमिक प्रोन डिसीजेस। दोस्तों जो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम है इसके अंतर्गत दोस्तों डेटा कलेक्ट करते हैं एपिडेमिक प्रोन डिसीजेस का, वो भी वीकली बेसिस पर। तो अंडर द प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सर्वेलांस यूनिट्स, इसके अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट सर्वेलांस यूनिट्स बनाई गई हैं इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आप लोगों को दोस्तों जवाब देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सी बोले तो बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो एक सेंट्रल सर्वेलांस यूनिट है दोस्तों, दैट इज IDSP, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस, राइट। तो एक सेंट्रल सर्वेलांस यूनिट है दोस्तों दिल्ली में, और एक स्टेट सर्वेलांस यूनिट है एट ऑल स्टेट और यूटीज हेडक्वार्टर्स, एंड एक डिस्ट्रिक्ट सर्वेलांस यूनिट है DSU एट ऑल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। देखिए दोस्तों जो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम है जो IDSP, राइट, इस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो ओहो ना, जो IDSP है इसके जो IDSP है तो इसके अंदर एक तो सेंट्रल लेवल पर है, जो सेंट्रल लेवल पर है दोस्तों, सेंट्रल लेवल पर इसका नाम है सेंट्रल सर्वेलांस यूनिट। फिर सेंटर के बाद अलग अलग स्टेट्स में है, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज, तो इनका नाम दिया स्टेट सर्वेलांस यूनिट्स। और दोस्तों इन स्टेट्स के अंदर भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, तो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलांस यूनिट। और इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम के अंतर्गत जो सरकार है वो डेटा कलेक्ट करती है कि ऐसी डिसीजेस जो एपिडेमिक प्रोन है और वो भी वीकली बेसिस पर। ऑप्शन आ सकता है मंथली, ऑप्शन आ सकता है ईयरली, तो वीकली है। अनअकैडमी पर दोस्तों ये देखिए इस समय 1 साल का बैच चल रहा है, तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप लोगों की तैयारी
2022 के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों, अनअकैडमी से जुड़ो। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि अनअकैडमी पर दोस्तों 169 प्लस सिलेक्शंस अनअकैडमी ने दिए हैं इस बार। और 2 ईयर के बैचेस के लिए दोस्तों आप लोग 2023 के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो आप लोग इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस हैं। अभी दोस्तों 18 अक्टूबर से यहाँ ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है इस बार फिर से दोस्तों। आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में, हिंदी में, बाइलिंगुअल। चलो दोस्तों, अपार्ट ऑफ दैट 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है एक वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच, तो मस्ट ज्वाइन दोस्तों। एंड नाउ ये है मेरा प्रोमो कोड जिसको आप यूज कर सकते हैं और दोस्तों आप लोगों को एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये unacademy_भरत ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो डू ज्वाइन इट, राइट। सो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट एंड लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।